अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज इस्लामाबाद जो है वो ख़बरों की ज़ीनत बना रहा। सारा दिन इस्लामाबाद में हंगामा होता रहा कि जब PDM की जितनी जमातें थीं उन सब का एक एलामिया धरना जो था वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया। हालांकि रेड जोन को बंद किया हुआ था, लेकिन कौन रोकता है। वो सारे दीवारें टाप के गेट्स टाप के वहाँ पे रेड जोन के अंदर पहुँच गए। बड़ी धुआंधार तकरीरें भी हुई वहाँ पे और मरियम नवाज़ ने भी खिताब किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मौलाना फजल रहमान है, दीगर रहनुमाओं ने भी वहाँ पे खिताब किया। और उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर बड़ी हिद्दत रही और पार्लियामेंट में माहौल को गर्म कर दिया गया, ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ की तकरीर ने। और ख्वाजा आसिफ ने आज पार्लियामेंट में बहुत कारी ज़रबें लगाई हैं अदलिया के ऊपर, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के ऊपर, उनके दो साथी जजेस के ऊपर। एहसन इकबाल ने भी अपना हिस्सा डाला उसमें, वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। शहरी रहमान जो थी वो भी खुलकर बोली। और पार्लियामेंट जो आज एक किस्म का ऐलान जंग उन्होंने किया हुआ था। पार्लियामेंट में तजवीज़ हो गई कि स्पीकर की ज़ेर क़यादत एक कमेटी बनाई जाएगी, शायद वो बन गई, जिसमें तमाम पार्टियों के रहनुमा होंगे और वो फौरी तौर पे तीनों जजेस के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर करेगी। जब ये रेफरेंस दायर होता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिस जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस है वो ख़ुद उसमें नहीं बैठ सकते। तो उमर अताब बंदयाल साहब उस रेफरेंस के ऊपर नहीं बैठ सकेंगे और इसका मतलब है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो सीनियर मोस्ट जज हैं उसके बाद वो वहाँ पे बैठेंगे और उसकी सदारत करेंगे। और फिर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हम तो गैस कर सकते हैं इस वक्त सारा कुछ, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने एक खिलाफ तवक्को बात की कि जो केस इलेक्शंस का केस था उसके ऊपर उन्होंने फौरी तौर पे कह दिया बैरिस्टर अली ज़फ़र को कि आप अपनी जमात को कहें कि मुज़ाकरात करें। उन्होंने यही बात अटॉर्नी जनरल को भी कही। हैरानी की बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जब देखते हैं तो हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले करने हैं, फ़ैसले सादर करने हैं, पंचायत नहीं बनना, मुज़ाकरात नहीं करवाने। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया, कोशिश काफ़ी की और उन्होंने इसकी पेशी जो है वो अगले मंगल तक इसको मुलतवी कर दी। अब अगले मंगल तक किस वजह से मुलतवी किया गया? बैरिस्टर अली ज़फ़र तो बहुत कोशिश करते रहे कि कल हो जाए दोबारा से पेशी किसी तरह, लेकिन चीफ जस्टिस ने एक नहीं सुनी। उनका कल एक और अहम केस हमारी ज़ीनत बना हुआ है, नैब तरमीमी एक्ट जो है या तरामीम का एक्ट जो है वो उनके सामने कल पेश होने वाला है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मरियम नवाज़ ने आज नारा मार दिया कि चीफ जस्टिस को इस्तीफ़ा देना चाहिए। अब चीफ जस्टिस को इस वक्त जो है उन्होंने ये भी कहा कि आपको असल अवाम बाहर नज़र आ रही होगी। और ये कहना भी बनता था क्योंकि जब कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ, GHQ के ऊपर हमला हुआ, कर्नल शेर मोहम्मद खान शहीद के मुजस्मे के ऊपर हमला हुआ, MM आलम के वॉर विक्टोरियस जहाज़ के ऊपर हमला हुआ, तब कहीं पे सुओ मोटो नहीं हुआ, तब कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, बल्कि इमरान खान को अदालत में बुला के पूछा गया। उसने कहा कि जी मैं क्या जानता हूँ और मुझे उठाएंगे तो ऐसा रद्द अमल होगा। इस पर कोर्ट ने सरजनिश भी नहीं की, बल्कि आपको याद होगा कोर्ट की बातें तो हर जगह गूंज रही। उन्होंने कहा कि आप खैरियत से हैं, आपको अदालत में देख के बहुत खुशी हुई, कोई तकलीफ़ तो नहीं आपको, और आप हाई कोर्ट जाएँ और आपको वहाँ पे इंसाफ मिल जाएगा। एक दिन पहले ख्वाजा तारिक रहीम की और क़य्यूम सिद्दीकी की एक ऑडियो लीक हुई जिसको दोनों हजरात ने डिनाई नहीं किया। दोनों में से किसी ने नहीं कहा कि ये ऑडियो कट एंड पेस्ट है या एडिटेड है या सही नहीं है। और उस ऑडियो में एक दिन पहले ख्वाजा तारिक रहीम ने सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्के फ़ैसला जो था पूरा फ़ैसला सुना दिया और जो अगले दिन हाई कोर्ट में होना था उन्होंने वो फ़ैसला भी सुना दिया। आज ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के अंदर कहा कि देखें जनाब, हमारे बचपन में जब हम छोटे थे तो पर्चे आउट होते थे, लेकिन अब अदालतों के फ़ैसले आउट हो रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या वक़्त रह गई, सुप्रीम कोर्ट की तकरीम में कितना को नुकसान हुआ, कितना इजाफा हुआ, इसका फ़ैसला तो मेरे शुरका करेंगे आज। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। मैं तो समझता हूं कि चीफ जस्टिस को इस बात पे भी नज़रसानी करनी चाहिए कि पहले जब जजेस ने ऐसा किया, उन्होंने वन साइडेड फैसले किए, तो उनकी पूरी अदालती बेंचेस उनके पीछे खड़े होते थे, हुकूमतें उनके साथ होती थी, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होती थी। इस वक्त हुकूमत उनके ख़िलाफ़ है, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं, और खुद सुप्रीम कोर्ट में इंतशार है, जजेस में इख्तलाफ है। मुझे ज्वाइन किया गुलाम मुर्तज़ा ने, रमज़ान चौधरी ने और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं PNN के इस्लामाबाद में। गुलाम मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। गुलाम मुर्तज़ा साहब मुझे ये बताइएगा कि अब तो धरना ख़त्म भी हो गया, लेकिन क्या धरना जिस
वजह से आया था और हमें बताया गया था कि वो इस्तीफ़ा लेकर ही वापस जाएगा। तो ऐसी कौन सी बात हुई है कि उनकी तसल्ली हो गई, तशफ़ी हो गई और वो उन्होंने इख्तिताम का ऐलान कर दिया? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि तसल्ली तशफ़ी उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ज़रूर हुई है, क्योंकि पहले गुज़िश्ता रोज़ जब हमारी बात हुई जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से, तो उनका ये कहना था कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना होगा। लेकिन आज हमने देखा कि पहले तो इसी तरह से चाह रहा था कि कल भी होगा, परसों भी होगा, लेकिन फिर कोई शाम 4 के बाद ऑनवर्ड इसमें कुछ चेंजेस आनी शुरू हुई। तो फिर शाम में ये फ़ैसला हुआ कि ये धरना आज ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें 2 तरह की राय जो है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ हलकों में पाई जाती है। एक तो ये था कि शायद ये केस डे टू डे हियरिंग होगी जिसका आपने ज़िक्र किया। उसकी डे टू डे हियरिंग नहीं हुई, लेकिन उसका 23 तारीख को 23 मई तक एडजर्न किया गया। तो उसमें ये था कि अब 8 दिन कम से कम ये लोग यहाँ नहीं बैठ सकते। शदीद गर्मी थी, हब्स था और धूप थी, साया आपको पता है कि इसके अतराफ़ में जो मुख्तलिफ दरख्त हैं वही हैं, उसके अलावा तो ये बिल्कुल सीधा आसमान के नीचे है, सूरज के नीचे था। दूसरी जो सूरत हाल हमें हमारे ज़राए से पता चली, उसमें ये था कि कुछ इस तरह की गारंटी कराई गई है कि इस तरह के फ़ैसलों की जानिब शायद अदलिया जो है अब नहीं जाएगी। लेकिन ये इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा कुछ लोगों ने इस तरह की गारंटीज़ करवाई, एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुकूमत को भी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर नई तारीख आती थी तो उस वक्त कोई तो ना गुलाम कोई और मुर्सा, चीज़, जब ऐसे और सॉरी आपको कता कलामी हो रही है, जब 2 जजेस को बनवाना था, उनको अपॉइंट करवाना था, तब भी तो बड़ी वादे किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा दुरुस्त रैटरी पॉइंट आउट किया है। आज़म वज़ीर तारड़ साहब से कहा गया था कि आपको बिल्कुल कोई ऐसी खराबी नहीं होगी, आप स्मूथ रनिंग होगी आपकी गवर्नमेंट की, जब तक आप गवर्नमेंट आपका टाइम है, आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम तक आप साथ चलेंगे। इसी बात के ऊपर आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने राज़ी किया मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी, और बाकी जो PDM की जमातें हैं उनको भी। इसलिए 2 जजेस जो हैं वो जूनियर थे, लेकिन उसके बावजूद उनको जस्टिस उमर अता बंदयाल के ज़रिए से उनके कहने के ऊपर उनको अपॉइंट किया गया। लेकिन आपको याद होगा कि उससे पहले जिस तरह से एक जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था और फिर इसकी प्रेस रिलीज़ें दोनों तरफ से आई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी उसकी प्रेस रिलीज़ें दी और कहा गया, हमें दरख्वास्त की गई कि ये चलाएं और मीडिया के ऊपर इसको डिबेट करवाएं कि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जो हम तो वहाँ पे मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस वक्त बिल्कुल ऐसा हुआ था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ साथी जजेस ने, उनके साथ बैठे हुए जजेस ने उनसे इख्तलाफ किया, तो उन्होंने कहा ये जूनियर मोस्ट जजेस हैं, इनको हम नहीं ले सकते, तो हमें उन जजेस को लेना है जो मैं आता हूँ गुलाम मुर्सा, इस वक्त। आपको मैंने एक बात की मुबारकबाद भी देनी है। आज सारा दिन में आपने और आपके पूरे ब्यूरो ने जिस तरह रिपोर्टिंग की है और गैर जानिबदार रिपोर्टिंग की है, हमें किसी चैनल पे और उसकी मिसाल नहीं मिली। एक तो आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने और सारी टीम ने इतनी अच्छी रिपोर्टिंग की। थैंक यू सर। लेकिन आप मेरे साथ ही रहिएगा अभी। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह क्योंकि हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है, मुझे शोर बहुत आ रहा है बीच में, दोबारा बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, हम लोग तो नियत कर रहे थे और आगे सफ़ों में आके खड़े होने लगे थे, तो आप लोगों ने, पता चला इमाम ने सलाम फेर लिया, यानी ख़त्म ही हो गया सब कुछ। ये क्या वजह हुई जो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए था और एकदम ख़त्म हो गया धरना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर लुक़मान साहब, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तो नहीं था, ये एक नफसियाती असर होता है ना, आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक प्रेशर डेवलप करते हैं। तो हमारी एक राय बनी थी कि उसको जुडिशनल में ले जाया जाए, इसको रेफरेंस को, तो कुछ लोग उस पर तैयार नहीं थे, तो वहाँ भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह हमने अवामी ज़रिए से भी एक प्रेशर को डेवलप तो कर दिया है और पार्लियामेंट भी हमारे इस मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। तो 3 अलग अलग रास्तों पर हम अपना प्रेशर आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि आज का जलसा कामयाब भी था, पुरअमन भी था, लोग भी ज़्यादा थे, तकारीर भी नफ्स कामयाबी। मुफ्ती साहब, कामयाबी ये थी कि जज साहिबान को पीछे के रास्ते से दीवारें टाप के जाना पड़ा या भागना पड़ा, उनको निकलना पड़ा, सामने से नहीं जा सके।
ये कामयाबी थी या कोई और भी है जो हमें नहीं पता? नहीं नहीं, वो तो अंदर का जो चोर होता है ना, तो वो उसको तो कोई इलाज नहीं होता ना। हमने ऐसा नहीं किया, हमने तो सबका एहतराम किया, कोई आए तो रास्ता भी दिया और हमने उसका एहतमाम भी किया। यानी आप देखें ना कि एक हम जुडिशनल रास्ते पे जा रहे हैं उनके खिलाफ नहीं फैसला लाने के लिए, और पार्लिमान भी हमारी पुश पे खड़ी है और हमें एक बड़ा क्राउड भी लेकर आए, तो फिर आप इसको कामयाब नहीं कहते तो आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल यही कहूँगा। मुझे एक खबर कंफर्म कर दें, मुझे एक खबर आई थी लेकिन मैंने दी नहीं, आपसे कंफर्मेशन ले लेता हूँ। रजिस्ट्रार ने, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने आईजी पुलिस को बुलाया और उसने कहा कि बाहर जाके शुरका को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना नहीं देना। तो मुझे ये बताया गया कि रजिस्ट्रार को वापस ये मैसेज आया कि जी रजिस्ट्रार साहब और चीफ जस्टिस साहब दोनों बाहर आ जाएं, हम आपसे खुद मुज़ाकरात कर लेंगे, और उसके बाद कोई दोबारा मैसेज नहीं आया। क्या ये सब कुछ सही है? नहीं, मैं तो स्टेज पर था, वहाँ तो ऐसी कोई खबर नहीं आई, तो हो सकता है नीचे कोई जिम्मेदार साथी ने ऐसी बात की हो, लेकिन मैं उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। जनाब रमज़ान चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आज आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं आपको बता सकता हूँ कि आज अदलिया की तारीख का बहुत ही तारीख दिन है कि अदलिया को ये दिन देखना पड़ रहा है, और वो भी अपने फ़ैसलों की वजह से। मुबशर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमने पिछले एक हफ्ते में यह बात देखी है कि जिस तरह की अदालती सहूलतकारी, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अदालती सहूलतकारी जो देखने में आई है, ये हमने कभी माजी में नहीं देखी कि अदालतें खुद ही सहूलतकार बन जाएं, अदालतें उस मुल्ज़म को छोड़ दें जो एक नैब कोर्ट के जुडिशल जो उनका एक आर्डर है, एक कानूनी हुक्म है, उसके हुक्म के ताबे वो फिज़िकल रिमांड पे हैं, यानी जिस्मानी रिमांड के ऊपर हैं, उस मुल्ज़म को वहाँ से निकाल के उनकी कस्टडी से, और अदालत उसको सहूलत फराम करे और उसको ना सिर्फ छोड़ दे बल्कि मौका दे कि आप इसको ले जाएं और जाके इनको आराम से किसी रेस्ट हाउस में इनको आराम करवाएं और इनकी फैमिली को भी वहाँ बुलवाएं और इनके दोस्तों को भी वहाँ मौका दें, जिससे इसको चाहें ये गपशप करें और कहें जी आराम से आप वहाँ जाके एसी वाले कमरे में आराम से सो जाएं, और कल आपने मेहरबानी करनी है कि आप कल जाके हाई कोर्ट में चले जाएं, और हाई कोर्ट में भेज रहे हैं उस केस में जिसकी कोई वहाँ पटिशन नहीं है। ये अब बात रिकॉर्ड पे आ गई है, ये बात सामने आ चुकी है कि जिस वक्त इमरान खान साहब अपना बायोमेट्रिक करवा रहे थे तो वहाँ कोई ज़मानत की दरख्वास्त या इस किस्म की एप्लीकेशन नहीं थी जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि नैब का जो मुकदमा उनके खिलाफ है, जिसमें वारंट उनके निकले हुए हैं, जिसमें वारंट ऑफ अरेस्ट है, उसकी भी उनको ज़मानत दी जाए। ये ज़मानत की दरख्वास्त वो अगले दिन जाके जमा करवाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट उनको सहूलतकारी फराम करके, उनको आज़ाद करके, उनको रिहा करके वहाँ हाई कोर्ट में भेजती है। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? उनको नहीं पता था कि कानून के खिलाफ है? नहीं, मैं बात जो करना चाह रहा हूँ मुबशर साहब, अब तक की नहीं गई। अभी तक सरकारी कागजों में और नैब अदालत के हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब रिमांड जिस्मानी पे है, यानी 8 दिन का रिमांड है। वो आर्डर ना कहीं चैलेंज हुआ, ना वो सेटिसाइड हुआ, ना वो आर्डर हाई कोर्ट के सामने चैलेंज हुआ, ना वो आर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज हुआ, ना जो वारंट ऑफ अरेस्ट है नैब का, ना वो किसी ने ख़त्म किया। वो भी एग्जिस्ट करता है, वो कानूनी तौर पे रिमांड पे हैं, अदालत के हुक्म के ऊपर रिमांड पे हैं, वो आर्डर भी मेंटेन्ड है, वो आर्डर भी मौजूद है, और जो मुल्ज़म है वो घर में है। ऐसा हमने आज तक नहीं देखा, ऐसी कोई सहूलतकारी आज तक हमने नहीं देखी कि अदालत इस तरह की सहूलतकारी फराम करे एक मुल्ज़म को कि जिसको एक अदालत ने रिमांड दिया हुआ है। वहाँ रिमांड के ऊपर वकला पेश थे, उन्होंने रिमांड के ऊपर एतराज़ किया था। रमज़ान साहब, मुझे एक बात तो बताइएगा, ये अदालतों को मुझे क्योंकि पता नहीं है और मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अदालतों को हम आलिया और उज़्मा क्यों कहते हैं, तैमूर और हैदर क्यों नहीं कह देते? हाँ, ये नाम पता नहीं, ये उनके नाम जो सिनफ नाज़िक के नाम पे क्यों रख दिए गए थे। हाँ। और शायद इसी वजह से अब जिस तरह की अब चीज़ें आ रही हैं, ये जिन्होंने नाम रखे थे उनको पता होगा कि मुस्तकबिल में जाके शायद इस तरह की सहूलतकारी फराम करेंगी ये अदालतें, तो शायद इसलिए उस वक्त नाम ये रख दिए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ सब समझते हैं और हाई कोर्ट का लफ्ज़ भी सब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मुबशर साहब, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज का जो वाक़या हुआ है,
आज जो सियासी जमातों का काट हुआ है, ये शायद इसका एक माजी है, इसकी एक तारीख है कि अदालतें जिस तरह से यकतरफा तौर पे एक ख़ास जमात को और ख़ास अफराद को ये इस किस्म की सहूलतकारी फराम कर रही थी, तो शायद आज वो बजंग आमद वाली बात उन्होंने की है, या जब किसी को दीवार के साथ लगा दिया जाता है, जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहता, तो फिर उनके पास वाए इस किस्म के प्रोटेस्ट के शायद और कोई रास्ता नहीं रहता। मेरे तीनों मेहमान मेरे साथ ही हैं। मैं आता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक में है रमज़ान साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और गुलाम मुर्जा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आता हूँ। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे रमज़ान चौधरी साहब की, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और गुलाम मुर्जा की, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में। मैं आप लोगों को नाज़रीन एक बात बताऊँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के एक जनरल थे, उनका नाम था फील्ड मार्शल डगलस मैकार्थर। जनरल मैकार्थर जो है, उनकी एक सेइंग बड़ी मशहूर हुई थी, और वो सेइंग थी कि अ जनरल्स वाइफ इज़ द जनरल्स जनरल, यानी जो जनरल की बेगम है ना, वो जर्नैल की भी जर्नैल है बेसिकली। डगलस, और वैसे हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही हो गया ही है। अब देखें परसों का वाक़या जो है, तरसों का, जिसमें जनरल सलमान जो कोर कमांडर, साबिक कोर कमांडर लाहौर के थे, उनके मुतालिक आप देखें कि सारों को ये हैरानी है कि यार ये वो जगह है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहाँ पे इतनी गार्ड होती है, इतना ये बीफ्ट अप होता है, तो वो कहाँ चले गए सारे लोगों ने कहा। और वो पीटीआई का सोशल मीडिया बार बार कहता रहा कि जी वो तो अब जो है वो उन्होंने एक किस्म की खुदा न खासा म्यूटनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और सोशल मीडिया भरा हुआ इन बातों से। और सलाम है जी, सलूट है इस जनरल को, उसने निहत्ते लोगों पे फायर नहीं मारा, उसने उनको कुछ अटैक नहीं किया, उन्होंने रोका नहीं उनको पकड़ के, वो उसकी कपड़े उतार के ले गए, उठा के ले गए, सॉरी, और वहाँ किचन से सामान ले गए, उसके वो मोर भी उठा के एक मंचला ले गया, ये वो, और जन सब खड़े होके वहाँ पे बातें करते रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, वो गार्ड कहाँ थी। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि उनकी बेगम साहिबा ने उस गार्ड को रिमूव किया था वहाँ से। मैं आपको बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि उनकी बेगम ने उस गार्ड को रिमूव करवाया वहाँ से। और वो क्यों रिमूव करवाया उस वक्त वहाँ पे, हालांकि जो इंचार्ज है, पूरे गैरिजन का इंचार्ज है, आपके ख्याल में उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है कि मेरे पास वीडियोस आ रही हैं कि ये जत्था जो है वहाँ पे मार्च कर रहा है, मेरे पास क्या पाकिस्तान में हर एक के पास, पाकिस्तान के बाहर हर एक के पास आ रही है कि शेरपाव पुल से उधर जा रहे हैं, मियाँ मीर पुल से उधर जा रहे हैं, तो वहाँ पे सारी जो इंटेलिजेंस है वो उनको नहीं मिल रही, भाई साहब को मिल रही थी। लेकिन क्या वजह थी, वो क्यों अपना वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का या इमरान खान का इतना साथ दिया जा रहा था? क्योंकि जनरल साहब की जो रिश्तेदारी है वो बड़ी करीबी रिश्तेदारी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, और दूसरी रिश्तेदारी बनने जा रही है, यानी जो चीफ जस्टिस साहब के साले हैं उनसे इनकी साहबजादी का भी रिश्ता तय हो गया हुआ। अब जहाँ पे इस तरह की रिश्तेदारियाँ हों, वहाँ पे मुल्की सलामती, कौमी सलामती, नेशनल ऑनर और इंटेग्रिटी, ये तो हमारी सोसाइटी में तो बैक पे चली जाती है ना। तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपने वो शेर तो सुना होगा ना कि सुनते हैं रैबर ने लूट लिया कारवां को, ये वाक़या कुछ मेरी दास्तां से मिलता है कि जब इतना अंदर नेक्सस हो जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो, तो फिर तो ISPR ने सही कहा ना कि उन लोगों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत तमाम कार्रवाई होगी अफसारों की। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ उन लोगों को नहीं जिन्होंने वहाँ पे किया, उनके तो शनाख्ती कार्ड कैंसिल होने चाहिए, उनके तो पासपोर्ट कैंसिल होने चाहिए, उनके तो मुंह पे कालक मल के उनको तो पूरे मुल्क में फहराना चाहिए। जिन्होंने कर्नल शेर शहीद का मुजस्मा जो है उसको गिराया, पूरी हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो है वो MM आलम के जहाज़ को नहीं गिरा सकी, ज़ख्मी नहीं कर सकी, और PTI के गुंडों ने, बदमाशों ने और उनके साथ TTP वालों ने मिलकर वो जो है वहाँ पे उस जहाज़ को भी गिरा दिया, डंडे मार मार के उसको तोड़ दिया। अब मैं घरों की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि घर में चला गया, नहीं चला गया। आज अब अगर ये सारे आपके लोग आपके काबू में नहीं रहते और आपके काबू से निकल जाते हैं और चीफ जस्टिस साहब के घर चले जाते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब तो कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले तो इसके ऊपर कोई सुओ मोटो नहीं लिया, ना इसके ऊपर कोई एक्शन लिया, ना इसको कंडेम करवाया मुल्ज़िम इमरान न्याजी से और किसी से भी नहीं। लेकिन अब जब ये आर्मी एक्ट के तहत होगा तो लोगों की चीखें निकलेंगी, लेकिन आप समझते हैं कि ये सही होगा? मुबश्शिर साहब, आप चीज़ों को अलग अलग नहीं देख सकते ना, आप इनको जोड़ कर देखेंगे।
और वो ये है कि सब एक दिन में तो नहीं हुआ, उसकी तरबियत हुई है। साल डेढ़ से उनको सिखाया जा रहा है कि कौन हमारी हुकूमत गिराता है, ये सिखाया जा रहा है कौन काबिल नफ़रत है, नफ़रत किससे करनी चाहिए, किन के ख़िलाफ़ उन्होंने वो नारे लगवाए, या वो कौन लोग हैं जिन्होंने बैरून मुल्क में जाकर वहाँ पर हमारे अहम लोगों के और फ़ौज पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के और जर्नलों के वह मूर्तियाँ बनाई या उनके ख़िलाफ़ जुलूस निकाले। तो ये एक मुसलसल तरबियती अमल है। ज़ाहिर है लोग फॉलो करते हैं अपने लीडर को और लीडर से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत वो जहर का दें तो लोग जहर पिएंगे, लोग मोहब्बत दें तरियाक का तो लोग तरियाक इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक मुसलसल चल रहा था। जब यहाँ तक आया तो फिर लोग बाहर निकले, उन्होंने उसी तरबियत का मुजाहरा किया। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, अगर बिलफर्ज़ व तकदीर लोगों ने किया तो गलत था, तो जिसने उसकी तरबियत दी वो फिर क्यों बच गया? यानी ये उस्ताद और शागिर्द का मामला है। शागिर्द गलत है, उसने सीखा तो उस्ताद से है ना, तो उस्ताद को भी गलत होना चाहिए। इन दोनों पर एक जैसे मुकदमात कायम होने चाहिए। 75 सालों के अंदर फ़ौज से इख्तिलाफ तो होता है, बाज़ बातों पे होता है। मैं भी कहता हूँ उनको सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस हद तक चले जाना कि वो बैरून दुनिया में, ख़ासकर इंडिया में, वो हमारे लिए जगनसाई का ज़रिए बन जाए और वो कहते हैं कि वेल डन इमरान, आपने अच्छा किया। मैं नहीं समझता कि ये अचानक हो गया और मुझे पता नहीं था और मैं तो नहीं कहा। फिर बहुत सारे वीडियोस हैं जो पाइपलाइन में है, वो आ रही है। लेकिन मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह एक सेकंड कतल भी हो रही है। 25 मई को एक ऐसा वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, खूब घराव जलाव हुआ, मेट्रो स्टेशंस को आग लग गई, लोग रेड जोन में आ गए, असले का इस्तेमाल हुआ, फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ और वहाँ पे बड़ी तोड़ फोड़ हो गई इस्लामाबाद के अंदर और रेड जोन के अंदर। तो आपको याद होगा एक आला जज साहब ने कहा था, हो सकता है इमरान ने हमारा हुक्म ना सुना हो। क्या कभी किसी को इस बात का बेनिफिट दिया जाता है? लॉ में तो ये नहीं है, लॉ में तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बचत नहीं है। तो यहाँ पे तो भाईजान ये लाडला है, आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही है बात की? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इमरान को कहा है कि आपने मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ काम करना है और जजेस को कहा है कि आपको उसके लिए शेल्टर देना है। आप देखो ज़मानत बेज़बानत में बड़े बड़े केस हैं ना, मालूम जबा करप्शन केस तो है ना, और ये भी करप्शन का केस है BRT वाला, उसमें ज़मानतें मिली हुई है। यहाँ पर देखें फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, कितने मुश्किल से इमरान को घेरा है। ज़ाहिर जब भी जाते पुलिस जाती और वो आगे से मुकाबला करते, वो आगे से कीले दिखाते, डंडे दिखाते, असला होता। एक वहाँ लोगों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, आओ मुझे बचाओ, आओ मेरी गिरफ्तारी हो रही है, आओ मुझे मारा जा रहा है। तो लोगों को जज्बात में लाया गया और उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और बहुत दिनों तक उन्होंने समन को ओबे नहीं किया। अब जो उन्होंने देखा कि ये अदालत में है और वहाँ निस्बतन लोग कम है, वहाँ पकड़ लिया और कोई खून खराबा नहीं हुआ। अगर घर के अंदर खून खराब होता ज़मान पार्क में तो आज शोर होता। लोगों ने तो बहुत एहतियात की। अब जब उनको पकड़ा तो पकड़ा कितनी मुश्किल से, 3 महीनों में पकड़ा ही नहीं दी और उनकी ज़मानत फ़ौरन हो गई है और कहा जी आप तशरीफ़ लाए। जब आप चीफ जस्टिस के रवैये को देखें तो ये लगता नहीं कि वो चीफ जस्टिस है, ऐसा लगता है कि वो तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की जो दीवारें वो यूँ लग रहा है कि उनके लिए। मैं 1 मिनट यहाँ पे गुलाम मुर्सा से मैं पूछूं, गुलाम मुर्सा जो तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट है परवेज़ इलाही साहब, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आए हमें पूरे सारे वाक़े में, और इतने दिन से नहीं आ रहे, ना उस्मान बुज़दार ना महमूद खान। हर वो शख्स जो इमरान खान की नाक का बाल है वो कहाँ गुम है? जी ये तमाम के तमाम रहनुमा जो हैं ये रुपोश हैं और कुछ तो उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं। जिस तरह का जिन लोगों का आपने जिक्र किया उनमें आप जानते हैं परवेज़ खट्टक भी शामिल हैं, उनमें महमूद खान भी है, उनमें बुज़दार भी है और सबसे बड़े जो हैं इसमें परवेज़ इलाही हैं। इन सब के एक ही सोच है कि ये अगर आप पाक फोर्सेस की जानिब इस तरह की कोई पेशकदमी करेंगे, इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, तो चौधरी परवेज़ इलाही तो कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि ये नाकाबिल कबूल है। और उन्होंने बल्कि इससे पहले 1-2 दफ़ा उन्होंने ये कहा कि ये पर्चे की बात की थी कि वो मेरे ऊपर FIR मेरी नहीं कट रही थी, तो उन्होंने कहा वो मैंने उनके नाम नहीं डालने दिए थे, वो तो खुद घर की बात है उनकी, तो उन्होंने ये बातें की हैं।
तो अभी जो सूरत हाल है, अभी कुछ लोग तो नज़रबंद हैं और बाकी जो है वो मसलतन खामोश हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये वन मैन आर्मी का काम कर रहे हैं इमरान खान। और जितना भी ये सारा सिलसिला हो रहा है, अदलिया और उनके साथ इमरान खान, ये दोनों, इनकी डोरें कहाँ से हिल रही हैं। ज़ाहिर है कि अगर इस मुल्क की डिस्टेबलाइजेशन की तरफ हम देखते हैं और ऐसे हालात में जब खुदा न खासा अनारकी की तरफ हम जा सकते हैं, और ऐसे हालात में नज़र आ रहा है कि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ कोई एजेंडा है और कोई चीज़ नहीं, कोई पॉलिटिशियन जिसने सिर्फ यहाँ पॉलिटिक्स करनी हो, अपने मुल्क के अंदर रहना हो, यहाँ लोगों की नुमाइंदगी करनी हो, वो इस तरह की डिस्ट्रक्टिव जो डिस्ट्रॉइंग करने वाली जो पॉलिटिक्स है वो नहीं करता। वो हमेशा सिस्टम के अंदर रहता है। उसने ना, इन्होंने ना तो पहाड़ों पे चढ़ना है, लेकिन ये एक फीलिंग है यहाँ मुख्तलिफ हलकों में कि शायद इनका जो राब्ता है वो शायद कोई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से भी बड़ी कोई इस्टेब्लिशमेंट है जिनके साथ ये जिनको सर्व कर रहे हैं, और उसी की सर्विस में अब बंदयाल साहब भी चीफ जस्टिस हैं, वो भी उनके साथ फैसिलिटेशन की ये हालत पहले है गुलाम कि मुर्सा हाई आपने भी कोर्ट्स अपना को नाम लिखवा आपने लिया तबाह कर दी। कि अगर मुझे को उठा के ले जाता है अदालत के हुक्म पे तो आप भी बचेंगे नहीं, आपने भी उनका नाम ले दिया, आप भी जाएंगे रमज़ान चौधरी साहब को आके फिर वहाँ हमारी सफाइयाँ पेश मैं करनी पड़ेंगी। हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच रमज़ान चौधरी साहब। मैं तो आर्मी हमेशा एक्ट आपके के साथ तहत हूँ। Thank you। आर्मी एक्ट के तहत अब लोगों के ऊपर पर्चे कटेंगे, उनकी सुनवाई भी नहीं होगी, लेकिन असल में तो कसूरवार पीछे इमरान खान है और उसने तो कंडेम भी नहीं किया, एक दफ़ा भी नहीं किया। ख्याल में क्या इमरान खान के ऊपर भी आर्मी एक्ट के तहत अब मुकदमा होगा? मुबशर साहब, आर्मी एक्ट तो बड़ा वाज़ेह है। उसके अगर हम सेक्शन 94 देखें, सेक्शन 98 देखें, सेक्शन 100 देखें और बाकी उसको जो उनके कोर्ट मार्शल कोर्ट्स कायम होती हैं सेक्शन 80, 86, 87 और 88 में, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं कि अगर कोई आर्मी की जो तनसीबात है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान आर्मी के लोग भी शामिल हैं और सिविलियंस भी शामिल हैं, और वो लोग भी जो पीछे से सहूलतकार हैं या उनको उस पे उकसाने वाले और उसके परपेचुएटर जितने भी लोग हैं, तो वो सारे उस फोल्ड में आ जाएंगे। तो अगर देखें, जो हमारी आम अदालतें हैं, अगर वो अपना रोल अदा नहीं सही करेंगी, अगर वो रिमांड पे दिए हुए मुल्ज़िम छोड़ देंगी, अगर वो मुल्ज़िमों को मर्सिडीज़ गाड़ियाँ बेच के बुलवा के छोड़ेंगी, तो फिर कल कलां को अगर उनके मुकदमात हम इस हक में कभी भी नहीं रहे। हमारी वकला बरादरी हमेशा कहती है कि तमाम मुकदमात को ऑर्डनरी कोर्ट्स में ही चलाया जाए। माफ करें, आर्मी कोर्ट में ही जाने दें। आप लोगों के पास तो 25-25 लाख मुकदमात हैं जो सॉल्व ही नहीं हो रहे आपसे। मुबशर साहब, वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की बात है ना। देखें, जो पीटीआई के मुकदमा दायर होते हैं वो रात को, आधी रात को भी दायर हों तो सुबह लगे होते हैं, तो वो जो 25-25 लाख मुकदमे या हज़ार हैं वो किधर जाते हैं उस वक्त। बात यह है कि अब अगर आर्मी कोर्ट्स में जाएंगे मुकदमात, तो फिर हम किस बात पे एतराज़ करेंगे कि अगर हमारी ऑर्डिनरी कोर्ट्स और अप टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अप टू हाई कोर्ट्स, अगर उनकी सहूलतकारी इस हद तक चली जाएगी मुल्ज़मान के लिए जो कि रिमांड के ऊपर मुल्ज़म है, जो कि अदालती हुक्म के ऊपर जो है, जो पुलिस की कस्टडी में है, उनको हम बुला के छोड़ देंगे गाड़ियों। क्या इमरान खान पे मुकदमा हो सकता है आर्मी एक्ट के तहत? सवाल ये है जी। देखें जी, बिल्कुल आएंगे, आप सब आएंगे और आ सकते हैं। जो मैंने आपको दफात बताई हैं इसकी आर्मी एक्ट की, उसमें बड़ी वजाहत से ये बातें हैं कि अगर कोई ऐसा फेल आर्मी के ऊपर को हमलावर हो, पाकिस्तान आर्मी के जवानों के ऊपर हमलावर हो, जो आर्मी की तनसीबात हैं, जिस तरह कोर कमांडर साहब का घर है, जिस तरह आपने मियाँ वाली में MM आलम साहब के जहाज़ की बात की, जिस तरह वहाँ दीवारें गिराई गई एयर बेस की, अगर ये चीज़ें सारी होंगी मुबशर साहब, तो फिर इसके साथ जो वहाँ जिम्मेदारान आर्मी के हैं उनका भी कोर्ट मार्शल होगा, और जो सिविलियन इसमें इन्वॉल्व होंगे या उनके सहूलतकार होंगे, जो जिनके खिलाफ एविडेंस आ जाएगी, इनको भेजने वाले कौन लोग हैं, इनको ट्रेन करने वाले कौन लोग हैं, इनको उकसाने वाले कौन लोग हैं, तो वो सब इसमें आएंगे। और कल को फिर हम ये एतराज़ नहीं उठा सकते कि जी आप मिलिट्री कोर्ट्स में ये केस। जी मुफ्ती साहब, ये मैं ज़रा ऐड करता हूँ, इनकी बात को इंडोस कर रहा हूँ कि अभी एक तहरीक तालिबान का कज़िया तो गुजरा है ना। अब आप टेली करो तहरीक तालिबान को, तहरीक इंसाफ को। अगर तहरीक तालिबान पर पाबंदी लग सकती है और वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उनको एक खुसूसी तौर पर तो फ़ौजी अदालतों के अंदर से केस चलते हैं,
तो फिर क्यों ना इनके चलें। अब दो किस्म की राय तो नहीं होंगी ना। मैं खैर इस पर हमारा मौक़िफ़ तो आ जाएगा, ये एक नई चीज़ आई है हमारे पार्टी का, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि मौजूदा निज़ाम के अंदर इस तरह वो रखना या जोल है कि जिससे वो लोग मुतमईन नहीं होंगे। तो अगर आर्मी एक्ट के तहत ना हो तो कम से कम खुसूसी अदालत ज़रूर बनानी चाहिए ताकि कोई और आदमी इस तरह की हरकत ना कर सके। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह चौधरी मेरे साथ ही हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और आप बातें सुन रहे थे जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के, रमज़ान चौधरी साहब की। रमज़ान चौधरी साहब, वक्त थोड़ा है हमारे पास, ये बताइएगा कि जब ये रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएंगे तो क्या चीफ जस्टिस उनको रोक सकते हैं सुनवाई से? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको हेड तो चीफ जस्टिस साहब करते हैं, लेकिन उसमें 2 सीनियर जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो उनसे नेक्स्ट हैं, वो उसके मेंबर्स होंगे, और 2 सीनियर हाई कोर्ट यानी पंजाब की हाई कोर्ट और सिंध की हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो उसके मेंबर्स होंगे। और अगर रेफरेंस चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ आ जाए या उनके 2 दूसरे साथी जजेस जो बेंच में उनके साथ अक्सर बैठते हैं उनके खिलाफ आ जाए, तो फिर इसमें चीफ जस्टिस साहब तो नहीं बैठेंगे, फिर इसको काजी फायज़ ईसा साहब हेड करेंगे और जस्टिस तारिक मसूद साहब उनके साथ बैठेंगे, और जस्टिस शाह साहब, मंसूर अली शाह साहब, वो उसमें आएंगे, और लाहौर के चीफ जस्टिस आएंगे, और कराची के चीफ जस्टिस आएंगे। तो जिस जज के खिलाफ रेफरेंस आ जाए वो खुद उसका हिस्सा नहीं बनते, वो उसमें नहीं रहते, तो उसका इजलास ज़रूरी नहीं है कि फिर चीफ तो बाकी जो रेफरेंसेस आए अभी तक तो उन्होंने उनकी भी सुनवाई नहीं की, वरना उनको सुन के फारिग कर देते कम से कम। ये रेफरेंसेस चूँकि उसमें चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं है, बाकी जजेस के खिलाफ है, तो ये उनकी स्वाबदीद थी कि वो उसका इजलास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बुलाते या नहीं बुलाते। हालांकि बुलाया जाना चाहिए, जब भी कोई रेफरेंस आ जाए इस तरह उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। यहाँ तो रेफरेंस पेंडिंग पड़े रहते हैं, जज साहबान रिटायरमेंट लेके घर चले जाते हैं। लेकिन अब अगर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ ही आ जाता है रेफरेंस, तो फिर चीफ जस्टिस साहब तो इससे आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फिर काजी फायज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने इजलास बुलाना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो वो खत लिख के तमाम मेंबर्स को उनकी मीटिंग बुला सकते हैं, और बुला के उस रेफरेंस को टेकअप करके उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके ऊपर शुरू कर सकते हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, चलते चलते बस टाइम थोड़ा, ये बता दीजिएगा आपकी डील क्या हुई है चीफ जस्टिस से, जिस वजह से आप लोगों ने अनशेड्यूल धरना है वो एकदम से ख़त्म कर दिया? मुबशर साहब, हम मुख्तलिफ जावियों से अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना। हमें पहले खदशा था कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की में रेफरेंस नहीं जाएगा, तो वो चला गया। फिर हमारा एक मौक़िफ़ है रोज़े अव्वल से, उस मौक़े पर हमारे साथ पार्लिमान भी खड़ा है, तो एक अवामी ताकत का मुजाहरा भी हो गया, इसलिए कि इमरान खान अपनी बात मनवाता है तो लोगों को बुलाते हैं। तो हमने भी लोगों से पूछा कि तमाम लोग वो नहीं चाहते जो इमरान खान कहते हैं, बल्कि एक और ख़यालात के लोग भी हैं, मुख्तलिफ़ ख़यालात के। तो इसलिए हमारा काम ठीक है। फिर लोगों को बुलाना मुश्किल तो नहीं है, यानी अगर हम चाहते हैं कि ज़रूरत है कि दोबारा लोग आएँ, लोग अपने आइन के लिए, अदलिये के वक़ार के लिए और जज साहब के उस तराजू को ठीक करने के लिए फिर भी आएंगे। और हम समझते हैं कि आज हम अपने मकसद में कामयाब हुए, कोई इश्तियाल भी नहीं। क्या आप लोगों का भी मरियम नवाज की तरह आपकी भी डिमांड है इस्तीफे की? हाँ, आपको तो याद होगा, मैंने तो आपके शो में ये मुतालबा किया था कि हमारे चीफ जस्टिस साहब की अच्छा यही होगी वो चले जाएंगे। मैं जल्दी में 1-2 दलाइल इस पर देना चाहता हूँ। एक ये कि जिस तरह अदलिया तकसीम हुई यहाँ, ये 75 साल में तकसीम नहीं हुई। जो बातें चैम्बर में होने चाहिए थे वो मेरे और आपके और आवाम के ज़बानों पर है। और दूसरी बात ये कि जब उनसे कहा जाने लगा कि आप हमारा केस नहीं सुनते और पूरी पार्लियामेंट कहती है, तो ज़ाहिर है कानून के मुताबिक नहीं सुनना चाहिए। वो फिर भी सुनना चाहते हैं, तो इससे भी शक पैदा हुआ। और तीसरा ये कि इमरान तो मुल्ज़िम था, मुजरम नहीं था, लेकिन उनको VIP प्रोटोकॉल से नवाजा गया, जिससे हमें शक हुआ कि ये अदालत एक जानिब झुक रही है। तो इन 3 बातों की बुनियाद पर उनको चला जाना चाहिए। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह आपका, रमज़ान चौधरी आपका, गुलाम मुर्तज़ा साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे करा सच। स्टे ट्यून्ड टू PNN, स्टे ट्यून्ड टू करा सच। Until the next time, Allah Hafiz.